नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेविंग बैंक अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन की आप लेन देन कर सकते हैं। क्या है इनकम टैक्स की नोटिस की लिमिट, कब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है अगर आप सेविंग अकाउंट में लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। 2026 में आपको ध्यान रखना है, सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है, बैंक अकाउंट आपके पास है, तो आपको लिमिट के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन करने हैं, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है। दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू आया था जहां पर यह पता चला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने वाले समय में अब आपके बैंक के डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें जो है वो बैंक द्वारा इनकम टैक्स को दी जाएगी। अब अगर आप कुछ भी डेबिट करवाते हैं अपने खातों से या फिर क्रेडिट होता है कोई पैसा, तो उस केस में ये सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाने वाली है और लिमिट से ऊपर हुई तो उस केस में सीधा नोटिस आपको यहां पर भेज दिया जाएगा। ट्रिगर नोटिस इनकम टैक्स के वेबसाइट से जारी कर दिया जाएगा। तो ये लिमिट क्या है ये जानेंगे, कैसे आपको अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन करना है, कितने अकाउंट रखने हैं, कितना कैश लेन देन कर सकते हैं, यूपीआई रिलेटेड सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपकी लिमिट से ज्यादा अगर हुई तो आपको नोटिस भी आ सकता है, तो सारी जानकारी देंगे, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो इनकम टैक्स के हिसाब से कितने सेविंग अकाउंट आप होल्ड कर सकते हैं। क्या कोई लिमिट इसके लिए दी गई है? नहीं, ध्यान रखिएगा, कोई लिमिट यहां पर इनकम टैक्स में नहीं दी गई है। आप कितने भी नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। तो मल्टीपल बैंक अकाउंट होल्ड कर सकते हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, 15 करने हैं, आपकी मर्जी आपको कितने बैंक अकाउंट रखने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैंक अकाउंट होंगे उतना ज्यादा आपको मिनिमम बैलेंस सभी में रखना होगा। मान लीजिए 10 अकाउंट है, सब में अगर 2-2 हजार की बात करें तो आपको यहां पर 20,000 मेंटेन करना है। कई बैंक 10-10 हजार का मिनिमम बैलेंस मांगती है, तो वहां पर 1 लाख रुपया जो है वो आपको रखना है। अब ये जो 1 लाख रुपया आप मिनिमम बैलेंस रखेंगे, इस पर कभी भी आपको सेविंग का ब्याज नहीं दिया जाता। तो ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैंक अकाउंट उतना ज्यादा पैसा आपका स्टक हो जाएगा, उस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको एसएमएस चार्ज लगते हैं। कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मैसेज आता है, उस मैसेज का या बैंक चार्ज आप करते लगता है, जीएसटी लगता है, एटीएम चार्जेस लगता है और भर भर के कई सारे चार्जेस जो है वो आपसे वसूले जाते हैं अगर आपका सेविंग अकाउंट है। तो एक्सपर्ट का ज्यादातर कहना है कि मैक्सिमम 2 से 3 सेविंग बैंक अकाउंट रखें ताकि मेंटेन करने में आपके लिए आसानी हो। इतने नंबर ऑफ अकाउंट है, किसमें क्या ट्रांजेक्शन किया है, पैसा किधर से किधर आया है, कोई भी आप इसकी जो है रिकॉर्ड नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, नोटिस आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, 2 से 3 बैंक अकाउंट रखें। सैलरी के लिए रख सकते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यूपीआई के लिए भी रख लेते हैं। अगर आपका मेन अकाउंट है जहां से आप यूपीआई ना करके आप एक सेविंग अकाउंट खुलवा ले, वहां से आप क्या करें, अपना पैसा जो भी है दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दे और उसी से आप यूपीआई करते रहे, तो आपके जो यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन है वो आपके मेन ट्रांजैक्शन में मिलेंगे नहीं। इससे फायदा जो बेनिफिट है वो आसानी से आपको पता चलेगा कि आपका जो पैसा है, जो मेन अकाउंट है वो क्लियर रहता है, वो एकदम शॉर्ट रहता है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ होते हैं जिसके रिगार्डिंग यहां पर एंट्रियां बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको पूरा ट्रैक करना आसान नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, यूपीआई के लिए अलग से सेविंग बैंक अकाउंट रखें। एक ध्यान रखिएगा बात के, अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर में सभी बैंक अकाउंट दिखाना आपके लिए मैंडेटरी है। इंडिया के अंदर जितने भी आपके बैंक खाते हैं उसमें आपको बैंक का नाम देना है, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और आपको अकाउंट टाइप, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी आपको आईटीआर में देना है। चाहे आपका अकाउंट क्लोज भी क्यों ना हो गया उस साल, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चालू है, आधे फाइनेंशियल ईयर में चालू था, बाकी में बंद हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये डिटेल देनी है, मैंडेटरी है। इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, के लिए कोई पेनल्टी नहीं रखी गई है। लेकिन अगर कोई इनकम हुई उसमें या कोई ब्याज आ रहा है और वो आप आईटीआर में नहीं दिखाओगे तो उस केस में आप पर पेनलाइज किया जाएगा, अंडर रिपोर्टिंग अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी, 50 से 200% पेनल्टी लग सकती है। अगर आपका डोरमेंट अकाउंट है तो इसको आईटीआर में दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई डिपॉजिट है, ना ही कोई विड्रॉल है, तो डोरमेंट अकाउंट को आप छोड़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक्टिव जितने भी अकाउंट है,
या जितने भी क्लोज कर दिए उस साल में, तो आपको आईटीआर में दिखाना जरूरी है। बिना बैंक अकाउंट के आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। एक बैंक अकाउंट तो आपको डालना ही होगा रिफंड नॉमिनेट करने के लिए। मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो कोई भी एक बैंक अकाउंट को आप नॉमिनेट कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए, तभी आपको रिफंड दिया जाएगा। 50 लाख तक है तो नेम में मिसमैच है तो चलेगा, लेकिन आईएफएससी कोड आपका सही होना चाहिए। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट। तो सेविंग बैंक अकाउंट तो है आपके पास, लेकिन ब्याज आता है। अब ये ब्याज क्या होता है? जो भी सेविंग बैंक का ब्याज आता है वो आपका टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में स्लैब रेट पर टैक्स किया जाता है। ब्याज पर कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होता, तो कोई भी टीडीएस आपका यहाँ पर 194A के अंदर डिडक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे आपका कितना भी इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से क्यों ना आता हो। अब यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाता है ओल्ड रिजिम में। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, 80DTA में 10,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको मिलता है, और सीनियर सिटीजन है उन्हें 50,000 का डिडक्शन मिलता है। यहां पर सिर्फ आपको सेविंग का मिलेगा ब्याज का, लेकिन 80DTB के अंदर सेविंग का भी मिल जाता है, प्लस आपको अगर एफडी का है तो वो भी मिल जाता है। बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, एनपीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, ये आपके सेविंग इंटरेस्ट को रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो आपके एआईएस और टीआईएस में दिखता है। एक केस आया था जिसके अंदर सैलरी थी 15 लाख की, 30% टैक्स स्लैब में आ रहे थे, और उनका सेविंग का इंटरेस्ट था 50,000 रुपए का, लेकिन उन्होंने आईटीआर में उस समय नहीं दिखाया था, 2021 में। अब क्योंकि इनकम टैक्स नोटिस 2-3 साल बाद आई, और उन्होंने यहाँ पर डिले कर दिया उस 50,000 को पे करने के लिए, यानी आईटीआर में भी नहीं दिखा पाए और उसे पे भी लेट किया, और उसमें 3-4 साल के बाद आपका जो ब्याज बन के आ गया 9 से 10,000 रुपया। अब छोटा सा अमाउंट क्यों ना हो सेविंग का, आपको आईटीआर में दिखाना इसके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपके एआईएस टीआईएस में अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में अगर मिसमैच होगा तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस या मैसेज आ सकता है। और या अगर आपने नहीं दिखाया तो जब 2 साल 3 साल बाद जब आपको नोटिस आएगी या आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तब आपको यह इंटरेस्ट भरना होगा, और विद ब्याज के साथ। अब मान लीजिए 2-3 साल के बाद अगर ज्यादा अमाउंट का ब्याज रहा तो ज्यादा इंटरेस्ट उस पे आपको देना पड़ सकता है, तो ऐसी गलती ना करें, हमेशा सेविंग इंटरेस्ट जो अपनी आईटीआर में जरूर दिखाए। आ जाते अपने थर्ड टॉपिक पे, मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है सेविंग डिपॉजिट अगर होता है, उसके लिए लिमिट दी गई है। मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग इन केस अगर कोई सेविंग डिपॉजिट होता है, अगर आप डिपॉजिट करते हैं एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट आपके हैं पूरे इंडिया में, चाहे आपने एक बार में डिपॉजिट किया, चाहे आपने टुकड़े टुकड़ों में 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, आपने एक बार में ही मान लीजिए 1 करोड़ रुपया जो है वो डिपॉजिट कर दिया, या आपने क्या किया 10-10 लाख रुपया जो है वो डिपॉजिट किया, इस तरह से 50 लाख या उससे ज्यादा अगर हुआ तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब डिपॉजिट का मतलब क्या है? क्रेडिट, टोटल क्रेडिट आपकी होगी, और सभी बैंक अकाउंट मिलाकर जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सेविंग के, उन सभी को मिलाकर ऑल बैंक अकाउंट, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट है। अब टोटल क्रेडिट में क्या क्या आ सकता है? जैसे आपकी सैलरी हो गई, रेंट हो गया, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, लोन हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, कैश सेल हो गई, गिफ्ट, डिविडेंड, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, अगर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, प्रॉपर्टी बेची है, आरडी इंटरेस्ट है, जो भी आपके क्रेडिट साइड में आ रहा है सभी को आपको टोटल कर लेना है। यानी आपको देखना है 31 मार्च 2026 के दिन आपका सेविंग का जो अकाउंट है, जहां पर आपका एक तो होता है विड्रॉल, एक होता है आपका डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट का टोटल कितना है। अगर ये टोटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा हुआ, सभी बैंकों का, एक बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, सभी बैंकों का देखना है, 50 लाख से ज्यादा हुआ, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आपको ये नहीं देखना कि आपकी फिर इनकम कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट की बात हो रही है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की बात नहीं हो रही। वहां पर आप कितना भी जमा करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इनकम जो है 0 है, बिलो 2.5 लाख है, तो भी आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब मोड ऑफ डिपॉजिट क्या हो सकता है? कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, एमआईएस, किसी भी तरह से अगर डिपॉजिट पैसा हुआ है, क्रेडिट हुआ है, चाहे कैश है, चेक है, ऑनलाइन माध्यम से हुआ है, आपको 50 लाख कंसिडर पूरा का पूरा किया जाएगा। अब यहां पर बैंक जो है वो डिपॉजिट जो है वो एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। और अगर एक केस आया था अभी जिसके अंदर एक व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट कर दिए लेकिन आईटीआर फाइल नहीं करी, तो यहां पर बैंक ने रिपोर्ट किया कैश डिपॉजिट जो किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा,
नोटिस मैसेज भेजा गया कि आपका कैश डिपॉजिट है और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है और आप पर ये कंडीशन जो है वो लागू होती है मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग की। अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो उस केस में आप पर पेनल्टी एक्शन लिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट किया है सेविंग में तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे वो कैश हो या ऑनलाइन मोड से भी क्यों ना हो। अब आ जाते बात करते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड देना आपके लिए मैंडेटरी कब होगा सेविंग बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए भी सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर आई थी। कैश डिपॉजिट आप करते 20 लाख रुपए उससे ज्यादा या कैश विड्रॉल करते आप 20 लाख रुपए उससे ज्यादा, चाहे आपने एक बार में किया हो या टुकड़े टुकड़ों में किया हो, सेविंग बैंक अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस, कहीं पर भी आप कर रहे हैं, चाहे आपका एक अकाउंट है या एक से ज्यादा अकाउंट है, ध्यान रखिएगा यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप पैसा 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको मैंडेटरी पैन कार्ड देना जरूरी हो जाता है, आधार कार्ड देना जरूरी हो जाता है बैंक को। अगर आप बैंक को पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं देंगे तो बैंक आपका कैश एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, बैंक यहां पर रिपोर्ट भी कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहां पर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट किया है। सरकार ये प्रोविजन क्यों लेके आई थी? सरकार ट्रैक करना चाहती थी कि लार्ज कैश ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, कहीं ये ब्लैक मनी तो नहीं है, टैक्स की चोरी तो नहीं है। आपने जो बैंक ट्रांजैक्शन किए हैं वो आपके पैन से आधार से लिंक होने चाहिए। अगर ये लिंक है, आप इसका सोर्स प्रूव कर देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पैन आधार नहीं दिया, आपने पैसा जमा कर दिया, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। बैंक हमेशा यहां पर रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस लार्ज कैश का जो है नोटिस भेज के सवाल पूछ सकते हैं कि पैसा कहां से आपके पास आया, क्या आपने इसके लिए प्रॉपर आईटीआर भरी, इनकम दिखाई, डिस्क्लोज किया। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। कई लोगों का सवाल रहता है कि कैश कितना हम डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। दोस्तों वैसे कोई लिमिट नहीं दी गई है इनकम टैक्स के अंदर, आप कितना भी पैसा कैश डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर एसएफटी की बात करें, बैंकों के लिए यहां पर नियम है, जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, उन लोगों के लिए नियम है कि कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर किसी साल में किसी व्यक्ति ने चाहे एक बार में किया हो या टुकड़े टुकड़ों में किया हो, चाहे एक अकाउंट हो या उसका एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, तो यहां पर जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, वो यहां पर रिपोर्ट किसको कर देती है? वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो रिपोर्ट कर देगी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट है वो पैन बेसिस है, यानी चाहे आपकी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, एक अकाउंट हो, एक से ज्यादा अकाउंट हो, सभी को मिलाकर 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख से ज्यादा अगर आपने कहीं पर भी पैसा डिपॉजिट किया है कैश में तो आपकी यहां पर जो है रिपोर्टिंग कर दी जाती है। तो लिमिट कैसे देखी जाएगी? पैन बेसिस। लेकिन यहां पर एक लूप होल है। क्या लूप होल है? एक बैंक कभी भी अपना डाटा शेयर नहीं करती दूसरी बैंक को, तो इस केस में हर एक बैंक या पोस्ट ऑफिस की अगर लिमिट देखें तो 10 लाख के अंदर करेंगे तो वो बैंक रिपोर्ट नहीं करेगी। मान के चलते कि बैंक रिपोर्ट ना करे, अगर आपने 8 लाख एक बैंक में डाल दिए, दूसरी बैंक में 5 लाख डाल दिए, तो उस केस में बैंक के रिपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन लिमिट अभी भी आपके लिए 10 लाख ही रहेगी। तो यहां पर रिपोर्टिंग कब नहीं होगी? अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो उस केस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में 3 लाख। तो वहां तक अगर आपने कैश डिपॉजिट भी कर दिया, हालांकि आपको बताना पड़ेगा ये कैश आपके पास कहां से आया, तो उस केस में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप पैसा कैश विड्रॉ भी कर रहे हैं, बिजनेस पर्सन के लिए नहीं, लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, 1 करोड़ रुपया कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो सरकार जानना चाहती है कि आप ये पैसा कहां खर्च करने वाले हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? टीडीएस का प्रोविजन रख दिया, सेक्शन 194N, जिसमें आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो कैश विड्रॉ अगर आपने किया है तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल है तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा कैश विड्रॉल का 1 करोड़ से ज्यादा, यानी 1 करोड़ 10 लाख है तो 10 लाख पर 2%। अगर आपने पिछले 3 सालों से लगातार आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट कम होकर 20 लाख की हो जाएगी, जहां पर आपका 2% टीडीएस कटेगा। और 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो उस केस में यहां पर 5% टीडीएस रेट कटेगा। कोऑपरेटिव बैंक है तो उस केस में यहां पर आपका जो है 3 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लिमिट है वो पैन बेसिस पर है, एग्रीगेट देखी जाएगी, और टीडीएस जो भी डिडक्ट हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हैं आईटीआर में। तो रिफंड भी ये आप क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रिफंड क्लेम कर लीजिए, आप अपने इनकम सोर्स दिखा दीजिए,
यहां पर सरकार आपको वापस पैसा दे देगी, लेकिन ये टीडीएस प्रोविजन इसलिए लाया गया है ताकि अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो सरकार को पता होना चाहिए कि आपने ये पैसा कहां यूज करा है। कभी भी आपसे ये सवाल नोटिस भेजकर पूछ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, लार्ज कैश विड्रॉ करते हैं तो उसका जो सोर्स है प्रॉपर आपके पास होना चाहिए कि उस पैसे को आपने कहां खर्च किया है। अगर वापस बैंक में डाल रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट मांग लेंगे। अगर कहीं आपने कोई चीजें ली हैं, चाहे कार हो, बंगला हो, तो ये आपको डिटेल बतानी पड़ेगी, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर जो है आपको पेनल्टी लगा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो भी पैसा आपका आ रहा है, चाहे कैश में आ रहा है, यूपीआई से आ रहा है, एनईएफटी, आरटीजीएस, किसी भी माध्यम से आ रहा है, ध्यान रखिएगा जीएसटी की लिमिट लग जाती है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है? अगर आप सिर्फ गुड्स बेचते हैं तो नॉर्मल जो स्टेट्स है वहां पर 40 लाख की लिमिट है, कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है वहां पर 20 लाख की लिमिट है। अगर आप सिर्फ सर्विस देते हैं, गुड्स नहीं देते, तो उस केस में 20 लाख की लिमिट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 10 लाख की लिमिट होगी। अगर आप दोनों गुड्स और सर्विस दोनों का काम करते हैं तो आपके लिए लिमिट 20 लाख की होगी, 40 लाख की नहीं होगी। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि हमारी 40 लाख की लिमिट है, जबकि उन्हें रेंट इनकम आ रही है या फिर कोई अन्य सर्विस वो चार्ज कर रहे हैं, रिपेयर सर्विस हो गई या अन्य सर्विस दे रहे हैं साथ में, तो उसके वजह से वो अपनी लिमिट 40 लाख समझता है, लेकिन आपके लिए लिमिट होगी 20 लाख। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 10 लाख। ये हमने बात करी इंट्रा स्टेट के बारे में, यानी अगर आप महाराष्ट्र के अंदर है तो उसके लिए ये लिमिट है। अगर आपने महाराष्ट्र से दिल्ली के अंदर अगर सर्विस दी है, गुड्स दिया है, तो उसके लिए क्या लिमिट होगी? तो अगर आप इंटर स्टेट गुड्स बेचते हैं तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपने 1 रुपए का भी माल बेचा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होगा। अगर सर्विस की बात करें तो इंटर स्टेट के अंदर 20 लाख की यहां पर रिलैक्सेशन है और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी। तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा, ये लिमिट आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में इससे ज्यादा लिमिट हो रही है तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वो आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, सोर्स प्रूफ करना आपके लिए जरूरी है। सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, सरकार को इससे मतलब नहीं है आपने उस पर क्या प्रॉपर टैक्स दिया है, आईटीआर में दिखाया है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है। अगर ये सब चीजें हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो ऑनलाइन भी क्यों ना हो। तो सोर्स प्रूफ करना आपके लिए जरूरी है, चाहे कैश हो, यूपीआई हो, बैंक से ट्रांसफर है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, चेक, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग में पैसा आया है, सोर्स प्रूफ करना आपको मैंडेटरी है। कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बस आपके पास सोर्स प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज आपका अनएक्सप्लेन सोर्स मान के 78% टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब डिपॉजिट क्या क्या आ सकता है, तो सैलरी आ सकती है तो सैलरी दिखा दीजिए, उस पर जो टैक्स बन रहा है स्लैब रेट के हिसाब से वो टैक्स पे कर दीजिए। रेंट इनकम आ रही है तो रेंट दिखा दीजिए, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज। कई लोग अपना कैश सेल जो है वो अपने सेविंग अकाउंट में मंगवाते हैं, कई बार आपको करंट अकाउंट रखना पड़ता है, लेकिन आप सेविंग अकाउंट में मंगवा लेते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको प्रॉपर सेल टर्नओवर जो होती है, ये टर्नओवर आपको 44 AD आईटीआर 4 के अंदर या 3 के अंदर दिखाना जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो उस केस में आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है। यूपीआई हो गया, बैंक से सेल आई है तो वो भी दिखाए। प्रॉपर्टी बेची, अगर है प्रॉपर्टी बेची, पैसा जो है बैंक ट्रांसफर से आया या कैश आया है, ये आपको डिस्क्लोज करना होगा, प्रॉपर इसका सोर्स देना होगा, टैक्स पे करना होगा। शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन है तो उसके सारे आपको आईटीआर में दिखाना जरूरी है। बैंक लोन है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक द्वारा सैंक्शन लेटर होना चाहिए, ताकि आप बता सके कि बैंक द्वारा ये लोन लिया गया है, ये कोई मेरी इनकम नहीं है। फ्रेंड से लोन लिया है तो यहाँ पर फ्रेंड से अगर लोन लिया है तो वापस रिटर्न करें, क्योंकि अदरवाइज 50,000 से ज्यादा होगा तो ये आपकी इनकम मान लिया जाता है। गिफ्ट लिया है रिलेटिव से तो एक गिफ्ट डीड बनवा लें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर ले, बैंक से ट्रांसफर करें, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर फाइल करेंगे, प्रॉपर इनकम दिखा देंगे, टैक्स पे कर देंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट एविडेंस अगर आपके पास है, डरने की जरूरत नहीं है। सेविंग अकाउंट आप कितना भी पैसा इसमें मंगवा सकते हैं, बस आपको यहाँ पर आईटीआर प्रॉपर फाइल करनी है, प्रॉपर टैक्स देना है सरकार को, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, यानी जो भी इनकम आ रही है सोर्स आपको पता होना चाहिए, वो सोर्स या डॉक्यूमेंट जो है एविडेंस आपको देना होगा कि ये इनकम जो आई है इसका ये डॉक्यूमेंट है। अगर वो आप दे देते हैं, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई नोटिस आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।